गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम जो इम्पोर्टेंट कंसेप्ट पढ़ेंगे उसमें पहला कंसेप्ट है करंट। तो बच्चों करंट अगर आपसे पूछेंगे तो करंट क्या होता है किसी भी कंडक्टर में। ठीक है, किसी भी कंडक्टर में जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनका फ्लो एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में एक पर्टिकुलर समय में, जैसे ये इलेक्ट्रॉन्स हैं। ठीक है बच्चों, तो ये इलेक्ट्रॉन्स इस तरह से यहाँ पर ये फ्लो हो रहे हैं। ठीक है, तो क्या बोलेंगे हम? फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन। एक डायरेक्शन जरूरी है, कहीं पर भी नहीं। इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन। ठीक है, ठीक है, और कुछ समय में, एक टाइम में, पर्टिकुलर टाइम में। सो पर यूनिट टाइम। ठीक है, तो अब इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन बच्चों क्या है? चार्ज करियर्स है। क्या है इलेक्ट्रॉन? इलेक्ट्रॉन्स आर चार्ज करियर्स। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन्स आर चार्ज करियर्स। ठीक है, तो हम इसको डिनोट करते हैं टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, मान लीजिए क्यू है। तो आई बराबर क्या हो जाएगा डियर स्टूडेंट्स? क्यू बाय टी। ये क्लियर है? आई इज इक्वल टू क्यू बाय टी। अब आपसे ऐसा पूछ सकते हैं कि चार्ज की यूनिट क्या होती है? तो चार्ज की यूनिट होती है बच्चों कूलम्स। टाइम की यूनिट क्या होती है? उसकी होती है सेकंड। और करंट की यूनिट क्या होती है? तो करंट की यूनिट होती है एम्पियर्स। सिमिलरली बच्चों वोल्टेज क्या होता है? देखिए वोल्टेज क्या होता है, एक ये जैसे इलेक्ट्रॉन यहाँ पर मूव कर रहा है। ठीक है, तो एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ पर मूव करने में उसको कुछ वर्क लगेगा। ठीक है, यस और नो? तो बच्चों वर्क वोल्ट यहाँ से यहाँ मूव करने में इलेक्ट्रॉन को क्या लगेगा? वर्क लगेगा। तो वोल्टेज क्या हो जाता है? वर्क डन टू मूव अ यूनिट चार्ज फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। एक जगह से यहाँ जाने में, इस प्लेस जगह से यहाँ जाने में इस इलेक्ट्रॉन को जितना वर्क लगता है, वर्क डन टू मूव अ चार्ज फ्रॉम ए पॉइंट टू बी पॉइंट। ए पॉइंट से बी पॉइंट जाने में जो वर्क लगता है किसी भी एक किसी एक चार्ज को, उसको हम क्या बोलते हैं? वोल्टेज। तो वोल्टेज बराबर क्या हो जाएगा? वर्क बाई टाइम। ठीक है, तो आपसे पूछे कि व्हाट डू यू मीन बाय वोल्टेज? सो वोल्टेज इज वर्क डन टू मूव अ चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर, है ना? पर यूनिट चार्ज की बात कर रहे हैं, वर्क डन पर यूनिट चार्ज। ठीक है, तो डब्ल्यू बाय क्या हो जाएगा? क्यू। ओके, नाउ इसका यूनिट क्या होता है? तो इसका यूनिट होता है वोल्ट्स। ठीक है, फिर आपसे पूछेंगे ओम्स लॉ क्या होता है। ठीक है, तो ओम्स लॉ बच्चों क्या होता है? देखिए फॉर एग्जांपल ये एक वायर है। ठीक है, इस वायर में आपने वोल्टेज अप्लाई करा। ठीक है, इस वायर में आपने वोल्टेज यहाँ पर अप्लाई करा। ठीक है, ये प्लस टर्मिनल, ये माइनस। ठीक है, या फिर आप इसको बैटरी भी बना सकते हैं ताकि आपको समझ में आए अच्छे से। फॉर एग्जांपल ये आपने बनाई बैटरी, यहाँ से आपने वोल्टेज वी दिया, यहाँ से क्या फ्लो होने लगा? करंट आई। और ये क्या हुआ? रेजिस्टेंस आर। इसका रेजिस्टेंस आर था इस वायर का, है ना? और आपने वोल्टेज लगाया। तो इस रेजिस्टेंस में जितना आप वोल्टेज लगाएंगे करंट उतना ही चेंज होगा। मतलब जैसे अगर आपने V1 वोल्टेज रखा 2, ठीक है, V2 आपने रखा 4, V3 आपने रखा 6, ये हो गया आपका I1, ये हुआ आपका I2 और ये हुआ आपका I3। तो जब आप इसका रेशियो निकालोगे V1/I1 तो वो आएगा V2/I2, वो आएगा V3/I3। ठीक है, मतलब क्या हुआ? इसका रेशियो क्या होता है? सेम। या फिर हम ऐसा बोलें कि V किसके प्रोपोर्शनल होता है? I के। और अगर इसको हम ये प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाएंगे तो इसमें कांस्टेंट लग जाएगा R। तो V इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चों? IR। क्लियर हुआ? तो ये होता है ओम्स लॉ। अब बच्चों नेक्स्ट है स्टार डेल्टा, है ना? तो स्टार और डेल्टा क्या होता है ना? तो स्टार डेल्टा क्या होता है डियर स्टूडेंट्स? देखो स्टार मतलब कि अगर जैसे कोई तीन फेज है, एक, दो, तीन। एक फेज का वोल्टेज कितना होता है? 230 वोल्ट। ऐसे तीन फेज है। ठीक है, अगर इसमें दो टर्मिनल होते हैं बच्चों, इसको बोलते हैं फेज न्यूट्रल। फेज न्यूट्रल, फेज न्यूट्रल। ठीक है, तो अगर हम तीनों न्यूट्रल को कनेक्ट कर दें तो ये कैसा हो जाएगा कनेक्शन? ऐसा हो जाएगा।
ऐसा कनेक्शन हो जाएगा ना। तो ये फेज फेज साथ में हो गए तीनों। या फिर हम इसको कैसे कनेक्ट कर सकते हैं, इस तरह से भी दिखा सकते हैं। ये एक फेज हुआ आपका, ये दूसरा फेज हुआ, ये तीसरा फेज हुआ, ठीक है। और ये तीनों का न्यूट्रल, यही वाली चीज यहाँ पर हो गई, ठीक है। तो थ्री फेज को, अगर तीन अलग अलग फेज हैं उनको साथ में कनेक्ट करना है तो उस कनेक्शन को क्या बोलते हैं बच्चों, स्टार, ठीक है। अब डेल्टा में क्या करेंगे हम, जैसे एक फेज है ये, ठीक है, तो ये फेज को उसके दूसरे का न्यूट्रल इसमें कनेक्ट हो जाएगा, ठीक है। फिर ये जो फेज है यहाँ से ये न्यूट्रल कनेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से कनेक्ट करेंगे अगर फेज और न्यूट्रल को, तो वो कनेक्शन कौन सा बन जाता है बच्चों, डेल्टा, ठीक है। इज इट ओके? अब देखिए, अब आपसे अगर पूछते हैं कि स्टार से डेल्टा कैसे जाएंगे या डेल्टा से स्टार, तो फॉर एग्जांपल, ठीक है, तो ये हो गया आपका आर ए, ठीक है। इसको क्या बोलेंगे हम, आर बी, और इसको क्या बोलेंगे हम, आर सी, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, ठीक है, इसको हम, ये हमारा ए हुआ, से लिए निकला, ये बी है तो बी से बी निकला, और ये सी है तो सी से सी निकला, ठीक है। अब इन दोनों के जो बीच का है इसको हम क्या बोल देंगे बच्चों, आर ए सी, ठीक है। इन दोनों के बीच का क्या बोल देंगे हम, आर ए बी। इन दोनों के बीच का क्या बोल देंगे, आर बी सी, ठीक है। तो आर ए अगर आपको निकालना है तो आर ए कैसे निकलता है, ये दोनों का मल्टीप्लाई डिवाइडेड बाय ऑल, ठीक है। तो ये हो गया आर ए बी इंटू आर ए सी डिवाइडेड बाय आर ए बी प्लस आर बी सी प्लस आर सी ए, ठीक है। सिमिलरली आर सी निकालना होगा अगर आपको, तो आर सी बराबर क्या हो जाएगा, आर ए सी इंटू आर बी सी डिवाइडेड बाय आर ए बी प्लस आर बी सी प्लस आर सी ए, ठीक है। सिमिलरली आर बी निकालना हो तो क्या हो जाएगा, आर बी इज इक्वल टू आर ए बी इंटू आर बी सी डिवाइडेड बाय आर ए बी प्लस आर बी सी प्लस आर सी, ठीक है। तो ये अभी हमने क्या निकाला, डेल्टा टू स्टार, ये क्या निकाला हमने, डेल्टा टू स्टार, ठीक है। अब अगर आपको निकालना हो स्टार टू डेल्टा, फॉर एग्जांपल ये आर ए बी निकालना है आपको, है ना। अब अगर आपको निकालना है स्टार टू डेल्टा, ठीक है, तो कैसे निकालोगे आप स्टार टू डेल्टा, आर ए बी, हाँ, ये आर ए बी क्या होता है, इसका मल्टीप्लाई होगा आर ए आर बी प्लस आर बी आर सी प्लस आर सी आर ए, ठीक है, डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा, जो इसके अपोजिट है, अपोजिट क्या है, इस वाले आर ए बी के अपोजिट वाला, ये तो इनके साथ में है दोनों, इसके अपोजिट क्या है, आर सी, ठीक है। तो डिवाइडेड क्या हो जाएगा, आर सी, क्लियर। ऐसे ही बाकी के भी निकल जाएंगे, ठीक है। ना बच्चों, पावर बराबर क्या होता है, वोल्टेज इंटू करंट, और एनर्जी बराबर क्या होता है डियर स्टूडेंट्स, पावर इंटू टाइम, ठीक है। और पावर की यूनिट क्या होती है बच्चों, वॉट, ठीक है। और एनर्जी की यूनिट क्या होती है, जूल्स, ठीक है। या फिर दूसरी इसकी यूनिट होती है किलो वॉट आवर, ठीक है बच्चों। नाउ एसी और डीसी में क्या डिफरेंस है, एसी और डीसी में, है ना। तो एसी क्या होता है, जिसमें पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों वैल्यू होती है, पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों वैल्यू होती है, वो क्या होता है बच्चों, एसी, ठीक है। और डीसी सप्लाई क्या होती है, या तो उसमें पॉजिटिव वैल्यू होगी या फिर उसमें नेगेटिव वैल्यू होगी, है ना, दोनों नहीं होगा पॉजिटिव नेगेटिव। या तो उसमें बच्चों क्या होगी, पॉजिटिव वैल्यू, या फिर उसमें क्या होगी, नेगेटिव वैल्यू, ठीक है। दोनों नहीं होगी पॉजिटिव नेगेटिव, समझ में आया। तो इसको बोलते हैं डीसी। तो अब इसमें पॉजिटिव नेगेटिव नहीं है, मतलब इसमें फ्रीक्वेंसी क्या होगी इसकी, जीरो। और एसी की फ्रीक्वेंसी कितनी होती है बच्चों, 50, यूनिट क्या होती है फ्रीक्वेंसी की, हर्ट्ज, क्लियर है, बोलिए।
फिर बच्चों रेजिस्टेंस आपसे पूछेंगे, रेजिस्टेंस क्या होता है? तो रेजिस्टेंस क्या है? प्रॉपर्टी ऑफ अ मटेरियल है। एक मटेरियल जो भी हमारा कंडक्टर है उसकी प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल है टू अपोज द फ्लो ऑफ, टू अपोज फ्लो ऑफ करंट। ठीक है, लेकिन अब इसमें क्या होता है समझिए, अपोज द फ्लो ऑफ करंट मतलब जो जो भी कंडक्टर होता है उसके अंदर हीट प्रोड्यूस होती है। ठीक है, आई स्क्वेयर आर टी। ठीक है ना, या P इक्वल टू आई स्क्वायर आर। तो ये जो हीट प्रोड्यूस होती है यही एक्चुअली रेजिस्टेंस है। तो जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी हम दे रहे हैं वो थोड़ी सी हीट में वेस्ट हो जाती है, तो वही क्या है हमारा रेजिस्टेंस है, एक्चुअली मीनिंग उसका ये। नाउ R इज इक्वल टू होता है रो एल बाई ए। ठीक है, मतलब रेजिस्टेंस जो है वो किसी भी कंडक्टर लेंथ जो है, लेंथ के क्या है वो रेजिस्टेंस प्रोपोर्शनल, और एरिया से क्या है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल। ठीक है, लेंथ से क्या है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल और एरिया से क्या है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल। ठीक है, नाउ बच्चों नेक्स्ट इज इलेक्ट्रिक मोटर। तो इलेक्ट्रिक मोटर क्या होता है? कोई भी मोटर मूव कैसे करती है, देखो इस तरह से उसका क्या होता है, स्टेटर मतलब स्टेशनरी जो पार्ट है। ठीक है, जिसपे जो जो आपने घर में पंप देखा होगा पानी का। ठीक है, उसके अलावा बच्चों इसके अंदर ये इस तरह से ये होता है रोटर। ठीक है, ये रोटेटिंग पार्ट होता है। ठीक है, तो ये जो आप बाहर देख रहे हैं ये स्टेटर पार्ट है, स्टेशनरी पार्ट है। ठीक है, और ये जो अंदर वाला है ये रोटेटिंग पार्ट है। अब क्या होता है, एक मैग्नेटिक इफेक्ट होता है इसमें। ठीक है, तो बच्चों इसमें दो टाइप का मोटर हो सकती है। अगर हम अगर ये जो हमारा स्टेटर है, अगर मैं इसको डीसी सप्लाई दूंगा, डीसी सप्लाई है ना, या डीसी वोल्टेज दूंगा, तो ये मोटर क्या कहलाने लगेगी, डीसी मोटर। ठीक है, और अगर मैं इसे एसी सप्लाई दूंगा, तो ये एसी वोल्टेज दूंगा, तो ये क्या कहलाने लगेगी, एसी मोटर। क्लियर है? तो अगर आप डीसी सप्लाई देंगे तो ये क्या कहलाएगी, डीसी मोटर। एसी सप्लाई देंगे तो ये क्या कहलाएगी बच्चों, एसी मोटर। क्लियर हुआ बात? चलिए, तो अगर हम डीसी मोटर की बात करते हैं बच्चों, तो डीसी मोटर में क्या होता है, देखिए इस तरह से ये जो स्टेटर है ना, इसको हम इस पे हम पोल लगाते हैं इस तरह से, नॉर्थ और साउथ। ठीक है, तो इस तरह से बच्चों नॉर्थ और साउथ हम जब पोल लगाते हैं इसके अंदर, ठीक है, और फिर हम इसमें कंडक्टर रखते हैं इस तरह से। ठीक है, ये जो ग्रीन वाला दिख रहा है ना, देखो ये जो है ये बाहर वाला है, ये पोल्स हम रखते हैं इसके ऊपर, स्टेटर के ऊपर। ठीक है, और ये जो अंदर वाला है बच्चों, इस अंदर वाले के अंदर हम क्या करते हैं, इस तरह से वायर लगा देते हैं। ये जो ग्रीन वाला है ना, ये पूरा सा सिलेंड्रिकल होता है, इसके हम वायर लगाते हैं, और फिर हम इसको यहाँ से क्या देते हैं, सप्लाई। कौन सी सप्लाई देते हैं हम इसको, डीसी सप्लाई। तो देखो जैसे ये आप देख रहे हो, तो ये मैग्नेटिक फील्ड नॉर्थ से साउथ जाती है। ठीक है, ये तो बहुत सिंपल सी बात है, आपने 10th क्लास में पढ़ा होगा। ठीक है, अब बच्चों को क्या होता है कि इसमें हमने यहाँ से करंट फ्लो करवाया। ठीक है, तो व्हेन एक कंसेप्ट है व्हेन करंट कैरिंग कंडक्टर, ये क्या हो गया, अब करंट कैरिंग कंडक्टर हो गया। तो जब भी कोई करंट कैरिंग कंडक्टर, ठीक है, कैरिंग कंडक्टर मतलब ऐसा कंडक्टर जिसके अंदर करंट हो, जब भी कोई करंट कैरिंग कंडक्टर अगर मैग्नेटिक फील्ड के बीच में आता है, तो उसके अंदर एक फोर्स लगता है ऑटोमेटिकली। ठीक है, और वो फोर्स फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल से बताया जाता है, लेफ्ट हैंड रूल। ठीक है, अब उसमें क्या होता है, जो थंब है वो फोर्स बताता है, हमारा जो लेफ्ट हैंड है ना वो हमको स्ट्रेच करना है, तो थंब जो है हमारा वो क्या बताता है, फोर्स। ठीक है, इंडेक्स फिंगर जो है वो क्या बताती है, फील्ड। और जो मिडिल फिंगर है हमारी वो बताती है करंट। और तीनों को हमको 90 डिग्री रखना है। ठीक है, इन तीनों। तो जब आप ऐसा करते हैं तो आपको पता चलता है कि अगर मान लीजिए ये ए बी, ये सी और डी है, तो आपको ऐसा पता चलेगा, आप जब इसमें लगाएंगे ये करंट का डायरेक्शन यहाँ ले लीजिए, फील्ड तो यहाँ जा ही रही है, कंडक्ट देखो फील्ड कहाँ जा रही है, ऐसा करंट कहाँ जा रहा है, अंदर। ठीक है,
तो ये कहाँ की तरफ लगेगा, बाहर की तरफ, तो ये फोर्स लगा बाहर की तरफ, ठीक है। और दूसरा फोर्स लगेगा अंदर की तरफ, ठीक है। क्योंकि यहाँ से आप देखो, यहाँ से करंट का डायरेक्शन ये है, फिर ये पलट जाएगा, तो दो फोर्स अपोजिट में लगते हैं, तो मोटर क्या करने लगती है, रोटेट, ठीक है बच्चों। तो ये कंसेप्ट किसका है, डीसी मोटर का, ठीक है। तो अब देखो मैग्नेटिक जो फील्ड होती है, ठीक है, अब ये टोटल लाइंस जो है, इसको बोलते हैं लाइन। तो टोटल लाइंस जो है मैग्नेटिक फील्ड की, टोटल नंबर ऑफ लाइंस, उसको हम क्या बोलते हैं, टोटल नंबर ऑफ लाइंस को फ्लक्स, क्या बोलते हैं, टोटल नंबर ऑफ लाइंस को फ्लक्स, ठीक है। अब ये तो फ्लक्स की यूनिट क्या होती है बच्चों, अगर आपसे पूछेंगे तो वेबर। अब क्या होता है कि ये जो फ्लक्स है, केवल उसका इंपॉर्टेंस नहीं है, वो कितने एरिया में है, मोटर छोटी है, इतनी छोटी है मोटर, या मोटर बहुत बड़ी है, उस पर डिपेंड करता है फ्लक्स का। तो फ्लक्स किस पे डिपेंड करेगा बच्चों, एरिया पर। तो एरिया के हिसाब से अगर हमको निकालते हैं फ्लक्स, तो उसको बोलते हैं फ्लक्स डेंसिटी। तो फ्लक्स डेंसिटी बराबर होती है फ्लक्स फ्लक्स अपॉन एरिया। तो ये हो जाएगा वेबर पर मीटर। हाँ, अब एरिया की यूनिट क्या होती है, एसआई यूनिट मीटर स्क्वायर, ठीक है बच्चों। तो ये क्या हो जाएगा, मीटर स्क्वायर, ठीक है। अच्छा, अब रेजिस्टेंस की यूनिट क्या होती है बच्चों, ओम्स। इंडक्टेंस की यूनिट क्या होती है, हेनरी। और कैपेसिटेंस की यूनिट क्या होती है, फेराड, ये याद रखना, ठीक है। इंडक्टेंस रेजिस्टेंस की ओम्स, इंडक्टेंस की हेनरी, और कैपेसिटेंस की फेराड, ठीक है बच्चों।